हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को, विच इज कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और उसी के साथ ही साथ हम दो लैंडमार्क केसेस को भी कवर करेंगे। एक है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस। तो दोस्तों, अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को मैं आपको जनरल वे में समझाऊं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये कहता है कि देखिए, अगर आपने अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज किया है। नॉन नेचुरल कैसे कर सकते हैं आप यूज, कि भाई अपने लैंड पर आप कोई रिजर्वॉयर बनवा दें। तो ऑल्दो रिजर्वॉयर में जो पानी स्टोर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि इसको नेचुरल यूज ऑफ लैंड माना ही नहीं जा सकता। या फिर आप अपने लैंड पर कोई डेंजरस चीज ले आए, जैसे कि फ्यूम्स, ऐसे फ्यूम्स जो कि अगर स्केप आउट कर जाएं, ऐसी गैसेस आपके यहाँ स्टोर हों कि वो अगर एस्केप आउट कर जाए तो दूसरे को डैमेज पहुंचा सकती है। या फिर आप अपने लैंड पर एक्सप्लोजिव स्टोर करें कि अगर वो एस्केप आउट कर गए तो दूसरे को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने अपने लैंड का इस्तेमाल फॉर नॉन नेचुरल यूज किया है, या फिर अपने लैंड पर आप कोई डेंजरस चीज स्टोर करते हैं और वो एस्केप आउट कर जाती है, तो लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ये इररिलेवेंट होगा कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे या नहीं लिए थे, या आप नेग्लिजेंट थे या नहीं थे। इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है कि आप बेशक नेग्लिजेंट रहे हो या ना रहे हो, आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए हो, पर आपने नॉन नेचुरल यूज किया है लैंड का, या फिर कोई डेंजरस चीज लाए हैं और वो स्केप आउट कर गई है, तो अब लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। दोस्तों, ये प्रिंसिपल इसलिए अराइज किया गया था जिससे कि ऐसी एक्टिविटीज का मिनिमल यूज हो। कोई बंदा अपने लैंड पर डेंजरस चीजें ऐसे स्टोर ना कर ले, जब चाहे मन चाहे स्टोर करता रहे। या फिर इसलिए भी किया गया जिससे कि इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ले, जिससे कि वो चीज स्केप आउट ही ना हो। तो ये बात आप याद रखिएगा। जनरल वे में मैंने आपको समझाया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो दोस्तों, इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस था, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ ड्राइंग बनाने की। बहुत ही बेकार है इसमें ड्राइंग। इसमें जो डिफेंडेंट थे, इन्होंने अपने लैंड पे, मानिए इनका लैंड था, यहाँ पे एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया। क्योंकि इनको ये एक मिल रन करते थे और उस मिल के लिए इन्हें पानी चाहिए था, तो उन्होंने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि उसे दिख भी रहा था कि इसके नीचे पुरानी माइन शाफ्ट्स हैं नीचे, पर फिर भी उसने इसे सही से कवर नहीं किया, नेग्लिजेंट वर्क किया। और बाद में क्या हुआ कि ओवर फ्लडिंग के कारण ये रिजर्वॉयर ओवर फ्लडिंग इसके में हो गई, और इसकी वजह से ये जो पानी था ना रिजर्वॉयर का, ये भाई साहब पहुंच गया प्लेंटिफ की माइंस में और माइंस को डैमेज कर दिया। यहाँ पे उसकी माइन थी, ये ओवरफ्लड हो गया, रिजर्वॉयर का पानी उसकी माइन तक पहुंच गया और उसकी माइन को नुकसान पहुंचा दिया। तो अब केस चलाया गया। तो जो डिफेंडेंट थे उसने ये प्ली ली कि भाई मैंने तो कंस्ट्रक्ट नहीं किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया, और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था कि नीचे कोई माइन शाफ्ट है जिसको सही से कवर नहीं किया गया, तो मेरी तो कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। तो कोर्ट ने बोला भाई चुप हो जा, तू बिल्कुल चुप हो जा, अपने मुंह पे ताला मार ले, क्योंकि सुन, तूने किया है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। वो बोला कैसे, पानी तो नेचुरल यूज है, पानी तो कोई भी स्टोर कर सकता है। बोले पानी तूने स्टोर किया ठीक है, पर रिजर्वॉयर में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर होता है, इतना ज्यादा पानी होता है, वो नॉन नेचुरल यूज माना जाता है। क्योंकि नॉर्मली नेचुरली लैंड पे इतना पानी स्टोर नहीं किया जाता। जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर की जाती है रिजर्वॉयर में, उसकी वजह से उसे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड माना गया। और बोला कि भाई सुन, वो स्केप आउट भी कर गया, वो पानी तेरी प्रीमाइसेस से बाहर चला गया और उसकी माइन को डैमेज पहुंचा दिए, तो अब तेरी ही लायबिलिटी होगी। ना हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को देखेंगे ना किसी और को, तेरे ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इंपोज किया जाएगा। ऑल्दो उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी दिए उसी जजमेंट में कि क्या क्या डिफेंसेस होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पर ये था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का लैंडमार्क केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर, जिसमें इंसान खुद कोई नेग्लिजेंट उसने काम नहीं किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाया था, फिर भी उसकी लायबिलिटी इंपोज कर दी गई थी क्योंकि उसने नॉन नेचुरल यूज किया था लैंड का, ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग स्टोर्ड इन हिज प्रीमाइसेस। अब क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए, तो या तो आप कोई डेंजरस चीज अपने प्रीमाइसेस में ले आए, या फिर आपने नॉन नेचुरल यूज किया गया हो। डेंजरस चीजें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपने अपने लैंड पर एक्सप्लोजिव स्टोर कर लिए, या टॉक्सिक गैसेस आपके लैंड पर स्टोर्ड हैं, या फिर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, और कोई तार, अगर ऐसी हाई वोल्टेज वाली तार दूसरे के लैंड पे गिर जाए और उसके बच्चों की डेथ हो जाए। तो अगर आप कोई भी डेंजरस चीज अपने लैंड पर लाते हैं, जैसे कि आपने कोई पौधे उगा दिए जो कि जहरीले हैं,
या फिर आप अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिछले केस में मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वॉयर में इतना ज्यादा पानी होता है कि वो नॉन नेचुरल माना गया, वो नेचुरल वे में कोई भी स्टोर नहीं करता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग करते हैं पर इतना ज्यादा क्वांटिटी नेचुरल यूज ऑफ लैंड में नहीं आता। तो अगर आप ऐसी चीज लाते हैं और डेंजरस चीज लाते हैं, नॉन नेचुरल यूज करते हैं और वो स्केप आउट कर जाती है, दूसरा एसेंशियल क्या है, वही चीज अगर स्केप आउट कर जाए, आपकी प्रीमाइसिस के बाहर चली जाए और जिसकी वजह से दूसरे बंदे को डैमेज कॉज हो जाए, तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल में कवर हो जाते हैं। तो डेंजरस चीज होना और नॉन नेचुरल यूज लैंड का होना ये भी जरूरी है। दूसरा, उस चीज का स्केप आउट करना, आपकी प्रीमाइसिस से बाहर जाना भी जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि आपने जहरीले पौधे अपने प्रेमाइसिस पे उगाए थे, अब वो जहरीले पौधों क्या हुआ है कि उसकी टहनी कुछ निकल के आपके लैंड से दूसरे के लैंड में चली गई। जैसे कि पेड़ था जहरीला या पौधे मानिए, पौधे की टहनियां दूसरे के लैंड में चली गई और उसकी गाय थी, वो गाय ने उसको खा लिया और उनकी मौत हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि डेंजरस चीज भी थी, जहरीले पौधे थे, वो स्केप आउट भी कर गए, बाहर चली गई आपकी प्रेमाइसिस से और दूसरे बंदे को डैमेज भी हो गया। तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। पर अगर यही केस होता कि जहरीले पौधे आपने उगाए हुए होते और आपके पौधे दूसरे के लैंड पे नहीं गए, वहीं से गाय कूद के आई और आपके पौधे खा के वापस चली गई और उसकी डेथ हो गई, तो इसके में स्केप आउट तो किया ही नहीं उन पौधों ने, आपके प्रीमाइसिस से बाहर तो वो पौधे गए नहीं। तो इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल सेकंड वाले केस में आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस चीज का स्केप आउट होना आपकी प्रीमाइसिस से जरूरी था। इट मस्ट कॉज डैमेज, डैमेज भी होना चाहिए डिफेंडेंट को, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। पर कुछ डिफेंसेस हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, जो डिफेंसेस के थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हैं। यही फर्क है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी डिफेंसेस आपके पास नहीं होते, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ डिफेंसेस हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर प्लेंटिफ का अपना ही कुछ फॉल्ट हो, अगर प्लेंटिफ का अपना ही कुछ फॉल्ट हो जिसकी वजह से वो डैमेज उसे हुआ हो, तो फिर उस केस में वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि भाई कोर्ट बोलेगी कि भाई तेरी गलती थी, तेरी खुद की नेग्लिजेंस की वजह से तेरे को डैमेज हुआ है, तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है। या फिर कोई शेयर्ड बेनिफिट हो, बाय चांस मानिए कि इस केस में इन दोनों के बीच में ये वो हुआ होता समझौता, इसको लगता कि भाई मेरा भी फायदा होगा, इसने बोला कि मैंने ना माइन के पास एक गुलाब के पौधे उगाए हुए हैं बहुत सारे, तो ये जो पानी है तेरे रिजर्वॉयर से मैं भी ले लिया करूंगा, तो तू बना बना बना, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लगा मेरा भी बेनिफिट होगा इससे। तो अगर शेयर्ड बेनिफिट है, अगर एक काम ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को भी फायदा हो रहा है, डिफेंडेंट को भी, तो फिर प्लेंटिफ आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट बोलेगी कि भाई इस एक्टिविटी के थ्रू तो दोनों को ही फायदा हो रहा था। अब है विश मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है कि नेचुरल फोर्सेस के थ्रू कुछ कार्य किया गया हो जिसमें ह्यूमन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, या फिर आप उसको प्रिवेंट ही नहीं कर सकते थे बाय फोर्सिबिलिटी, जैसे कि एकदम से बाढ़ आ जाए या एकदम से बहुत भयानक अर्थक्वेक आ जाए, तो एक्ट ऑफ गॉड होता है ये नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं जिनको आप फोर्स सी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कल ये पता नहीं लगा सकता कि आप तक कल एकदम से बाढ़ आ जाए और मैं पता नहीं लगा सकता, तो फिर उस केस में भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो केस है वो नहीं बनता है, आप स्केप आउट कर सकते हैं, आपको ये डिफेंस अवेलेबल है। अगर दूसरे को डैमेज हुआ है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, ऑल्दो आपने नॉन नेचुरल यूज भी किया, डेंजरस चीज भी थी, पर कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर हुआ, ऐसी बाढ़ आ गई जिसकी वजह से आपका रिजर्वॉयर मानिए फ्लड कर गया था, कि बाई चांस बाढ़ आ गई होती और बाढ़ की वजह से उसके रिजर्वॉयर का पानी दूसरे में चला गया होता, तो फिर एक्ट ऑफ गॉड का वो डिफेंस ले सकता था। अब आता है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कि ना तो प्लेंटिफ ने कुछ किया ना डिफेंडेंट ने कुछ किया, कोई तीसरा बंदा था। जैसे कि अब मानिए कि इसी केस में जब इसने पौधे उगाए हुए थे खतरनाक वाले जहरीले वाले, तो उसने तारे लगाई हुई थी, और ये पूरा ख्याल रखा गया था कि भाई ये पौधे दूसरे के लैंड में ना जाएं। पर एक बंदे ने क्या किया, तीसरा बंदा आया, उसने क्या किया, ये तारे वाले जो थी, ये दीवार जो थी बीच की, इसको तोड़ दिया जब प्लेंटिफ वहां पे नहीं था, जब डिफेंडेंट वहां पे नहीं था, मतलब जब डिफेंडेंट वहां पे नहीं था, तो उसने वो जो बीच की दीवार थी जिसके वजह से पौधे दूसरे के लैंड में नहीं जा रहे थे, उसने उसे आके तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तो इसमें तीसरी पार्टी के एक्ट की वजह से वो पौधे उसके लैंड में चले गए और उसने उसे खा लिया। तो दोस्तों इस केस में भी अगर तीसरे बंदे के एक्ट की वजह से वो डैमेज हुआ है तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। पर एक बात याद रखिए, तीसरे बंदे का मतलब ये नहीं है अगर बाय चांस मैं डिफेंडेंट हूं और मेरे सर्वेंट से कुछ एक्ट हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भाई मैं ही लायबल हूंगा, वो सर्वेंट तीसरा बंदा नहीं माना जाएगा। या फिर
अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है काम करने का और उससे कोई गलती हो जाती है या आपके एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाती है तो एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। पर ये वही एक्ट्स होने चाहिए जिनको आप फोर्स नहीं कर सकते थे। जैसे कि अब मैं ये फोर्स नहीं कर सकता था कि मैं घर से बाहर जाऊंगा 2 दिन के लिए तो कोई पीछे से आके दीवार तोड़ सकता है, ये मैं फोर्स नहीं कर पा रहा था, ये मैं फोर्स नहीं कर सकता था। तो उस केस में एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का आप डिफेंस ले सकते हैं। पर ये बात याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी का मतलब सर्वेंट या आपका एम्प्लॉय नहीं होगा, कोई तीसरा बंदा होना चाहिए और वही एक्ट्स कवर होंगे जिनको आप फोर्स नहीं कर सकते थे। चौथा है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ ने खुद ही कंसेंट दिया होता कि भाई आप रिजर्वॉयर बनाओ, अच्छी बात है, मेरे लिए भी बेनिफिट होगा, आपके लिए भी बेनिफिट है, मैं कंसेंट देता हूँ, वॉलेंसी नॉन फिट इंजूरिया जिसको कहा जाता है, मैं कंसेंट देता हूँ, कोई नहीं, डैमेज अगर हो भी जाएगा तो उसको देख लिया जाएगा, पर फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बनाओ रिजर्वॉयर। तो भाई कंसेंट दे दिया, अब कंसेंट दे दिया तो आप लाइबिलिटी इंपोज दूसरे पे नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की। जैसे अभी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ डिफेंसेस थे, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से जो चीज अलग करती है वो यही है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपके पास कोई भी डिफेंसेस नहीं होते, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। और ये अराइज हुआ आफ्टर द लैंडमार्क केस ऑफ एमसी मेहता। इसका कंसेप्ट इंडिया में अराइज हुआ आफ्टर द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक कंपनी थी श्रीराम फर्टिलाइजर्स और वो दिल्ली में इस्टेब्लिश थी वो फैक्ट्री, और ओलियम गैस वहां से लीक कर गई थी जिसकी वजह से दिल्ली के में बहुत सारा डैमेज हुआ था, लोगों को डेथ भी हुई थी, बहुत सारा इफेक्ट पड़ा था दिल्ली के लोगों को। तो इस केस में फिर कोर्ट ने ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अराइज किया, इवॉल्व किया, और कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी बंदा कोई इनहेरेंटली डेंजरस या हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इसमें ओलियम गैस एक हजार्डस एक्टिविटी ही है, और उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को डैमेज हो जाता है इस एक्सीडेंट की वजह से, तो भाई वो जो कंपनी है या फिर वो जो बंदा है जिसने इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी अपने लैंड पर की है या हजार्डस एक्टिविटी की है, वो एब्सोल्युटली लायबल हो जाएगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है कि फिर उस बंदे के पास कोई भी डिफेंसेस नहीं बचेंगे। वो ये नहीं बोल सकता कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हुआ या एक्ट ऑफ गॉड हुआ, कोई भी डिफेंसेस उसके पास नहीं है, वो स्ट्रिक्टली लायबल, वो एब्सोल्युटली लायबल हो ही जाएगा हर केस में। और इसी चीज को फिर फॉलो किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जहाँ पे आपको पता है कि गैस लीक हुई, बहुत ज्यादा लोगों को डेथ हुई, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू से उन्हें सफर करना पड़ा। तो इसी प्रिंसिपल को उसमें अप्लाई करते हुए कंपनी की एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंपोज की गई थी कंपनी के ऊपर। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इवॉल्व हुआ इन द ईयर 1991, जिसने बोला कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं जो कि डेंजरस है या हजार्डस एक्टिविटी है, तो आपको एक इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, जिससे कि जो बंदा जिसको इंजरी हो, जिनको डैमेज हो, वो डायरेक्टली वो इंश्योरेंस क्लेम ले पाए, उन्हें कोर्ट के धक्के ना खाने पड़े, और कंपनी ये भी डिफेंस ना ले पाए कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है ये डैमेजेस देने का। तो ये बात याद रखिएगा, ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। आई होप कि आपको कोई भी और बुक या फिर वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।